अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि पेट्रोल प्राइस में खातिर खा कमी तो हुई है, लेकिन क्या उतनी ही कमी हुई है जितनी कि एक्सपेक्टेड थी, उसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ जो मुआहदा अभी यानी आप कह लें कि 24 घंटे पहले हुआ या 48 घंटे पहले हुआ, इतनी जल्दी उस मुआहदे के ऊपर कुछ साए मंडला रहे हैं कि एक दफ़ा फिर ये खदशात जन्म लेने लगे हैं कि कहीं खुदा न खास्ता स्पॉयलर्स अपने मकसद में कामयाब तो नहीं हो जाएंगे। इस पे भी बात होगी। इसके साथ साथ कुछ बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की, जहाँ पर एक और मेंबर जो है वो शामिल हो गया है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में। और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने वाले मेंबर्स की कुल तादाद 5 हो चुकी है। इसके साथ साथ जी एक खबर जो है वो आपने सुन रखी होगी, जो बड़ी अजीबो गरीब खबर थी। मेरे लिए तो नाकाबिल यकीन थी कि इस तरह का बिल कैसे कौमी असम्बली से पास हो गया, लेकिन आईटी मिनिस्टर ने जो कारनामा अंजाम दिया है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो ये सब कुछ आज के व्लॉग का हिस्सा होगा, लेकिन आज एक सबसे पहले अहम बात करते हैं जी। आज की इस वीडियो में खास मैसेज भी है मेरा ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि जैसा आप लोग जानते हैं कि बड़ी तादाद में पाकिस्तान के शहरी बैरून मुल्क मुकीम हैं, रोज़गार के हुसूल के लिए मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर वहाँ पर जाकर सेटल हुए हैं। और उनको इस बात की बड़ी परेशानी रहती है कि अपने प्यारों को, फैमिली मेम्बर्स को रकूम पीछे पाकिस्तान में जो भेजना होती हैं वो बहुत ही महफूज तरीके से, महफूज चैनल्स के ज़रिए भेजी जा सकें। तो आप सब के लिए मेरे पास एक ख़ास आज मैसेज है, और वो ये है कि आप अपनी रकूम जो है वो टैप टैप सेंड ऐप से ज़रूर पाकिस्तान भिजवाइए, क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक है, यानी बड़ी तेज़ी से रकूम जो है वो आपके पाकिस्तान में मौजूद जो रिश्तेदार हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, जिनको भी आप भेजते हैं पैसे, उन तक पहुंच जाती हैं। दूसरी बात यह है कि ये बड़ा क्रेडिबल सोर्स है, यानी आप बिल्कुल महफूज तरीके से अपनी रकूम जो है उनको भेज सकते हैं पाकिस्तान। आपको कोई डर नहीं होता कि ये रकूम पहुंचेंगी या नहीं पहुंचेंगी, तो कोई इसमें डाउट नहीं है। तीसरी बात यह है कि इसका जो एक्सचेंज रेट है वो बहुत ज़बरदस्त है। एक्स्ट्रा कोई कटौतियाँ नहीं हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि बाज़ औक़ात बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस जो है मुख्तलिफ मद में ले लिए जाते हैं, तो यहाँ पर अगर आप इस ऐप के थ्रू अपनी रकूम भेजते हैं तो कोई एक्स्ट्रा कटौतियाँ आपको बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती। और सबसे मज़े की बात यह है कि अगर आप समीना पीके का कोड इस्तेमाल करके इस ऐप के ज़रिए अपने जो रकूम हैं वो भेजते हैं पाकिस्तान में, तो आपको बोनस भी मिलता है। तो फर्स्ट टाइम अगर आप यूज़ करेंगे तो इस कोड का इस्तेमाल लाजमी कीजिए और बोनस भी हासिल करें। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इस ऐप को ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करेंगे, क्योंकि ये ऐप जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के लिए वर्केबल है इक्वली। आप USA में हैं, UK में हैं, कनाडा में हैं या गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं, आसानी के साथ आप अपनी रकूम जो है वो यहाँ पाकिस्तान में अपने प्यारों को भेज सकते हैं। इसके तमाम तर लिंक्स जो हैं वो नीचे आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर मौजूद है। आप इनका इस्तेमाल करके, और मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ जो यूज़ करना है आपको कोड, वो आपको सामने स्क्रीन पर तमाम मालूमात जो है वो दस्तयाब हैं। तो आप एक दफ़ा इस ऐप का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। अब दीगर खबरों की तरफ चलते हैं। तो जैसे सबसे पहले मैंने बात की पेट्रोल प्राइस की, तो जी जैसे आपको पता है कि जुम्मे के रोज़ रात गए ही पेट्रोल प्राइस का ऐलान किया जाता है, लेकिन इस दफ़ा कुछ अजीब हुआ कि शाम को ही ऐलान कर दिया गया वज़ीर आज़म की तरफ से कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जा रही है। और जो कीमतें कम हुई हैं जी, पेट्रोल की 74 रुपये कम हो गई है, जबकि डीज़ल में 67 रुपये की कमी की गई है। और इस तरह जो पेट्रोल की अब मौजूदा कीमत है वो 299 रुपये, यानी तकरीबन 300 रुपये ही मुकर्रर कर दी गई है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि क्या ये वही कमी है जो कि करनी चाहिए थी, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब कीमतें बढ़ी थीं तो उस वक्त ये बताया गया था कि जनाब जंग की वजह से कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, और उस वक्त भी हम सब ने आपको ये इन्फॉर्म किया, और जो मईशत पे नज़र रखने वाले लोग हैं उन्होंने भी आपको बताया कि जिस हिसाब से कीमतें बढ़ी हैं उसकी ज़रूरत नहीं थी, और कहीं ना कहीं अवाम को रिलीफ दिया जा सकता था, लेकिन बेतहाशा कीमतों में इजाफा करके अपनी जेबें भरी गईं। और ख़ास तौर पर जो शॉर्टफॉल था रेवेन्यू का, उसको कवर करने की कोशिश की गई थी। तो इस दफ़ा जब कीमतें कम करने की बारी आई तो कुछ रिलीफ, खातिर खा रिलीफ तो बेशक मिला है, यानी कीमतें काफ़ी बड़ी यानी आप कह लें कि एक मुनासिब साइज़ में कम की गई हैं, लेकिन क्या ये पूरा रिलीफ है? जी नहीं, ये पूरा रिलीफ नहीं, बल्कि ये आधा रिलीफ है।
और अभी भी मज़ीद रिलीफ दिया जा सकता था आवाम को। मसलन जब पेट्रोलियम प्राइस की कीमतें जब पेट्रोलियम प्राइस बढ़े थे तो मैं आपको बता दूं कि उस वक्त $76 फ़ी बैरल थी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत आलमी मंडी में, और उस वक्त पाकिस्तान में जो पेट्रोल प्राइस थी वो तकरीबन ₹250 फ़ी लीटर थी, जबकि अब जो आलमी मंडी में तेल की कीमत है वो $73 फ़ी बैरल है, जबकि आज उसकी कीमत जो है वो ₹300 तक है। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर पुरानी कीमत पर भी आप वापस लेकर जाएं तो कम अज़ कम मज़ीद ₹50 की कमी की जा सकती थी फौरी, जो कि नहीं की गई। और इस तरह ये जो इजाफा था इसको यकीनी तौर पर हुकूमत ने अपने सियासी मकसद के लिए या सियासी आप कह लें कि फ़ायदे के लिए इस्तेमाल तो ज़रूर किया है कि उसको घटा कर आपने ज़ाहिर है कि एक आवाम से कोशिश की है ये तारीफ़ लेने की कि जनाब देखिए हमने वादे के मुताबिक कम कर दिया, लेकिन अभी आपने वादे के मुताबिक कम नहीं किया, क्योंकि अभी ₹50 की मज़ीद गुंजाइश बाकी है कि वो कम हो सकता है, जबकि ₹74 कमी की गई है। मैं एक और बात बता दूं कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये जो कमी की गई है इसके बाद मज़ीद कमी करके भी वहीं पे कहीं पेट्रोलियम मसनूआत रहें। मुझे ये ख़दशा क्यों है? मुझे ये ख़दशा इसलिए है कि ये दोबारा भी कीमतें ग्रेजुअली बढ़ाते रहेंगे। उसकी वजह यह है कि जो इन्होंने बजट पेश किया है उस बजट में जो रेवेन्यू के टारगेट्स रखे हैं उसमें पेट्रोलियम लेवी का जो टारगेट रखा गया है वो पिछले साल की निस्बत भी ज़्यादा रखा गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने आगे चल के भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना है, क्योंकि पेट्रोलियम लेवी बढ़ानी है इन्होंने। और जब पेट्रोलियम लेवी आप ₹126 तक बढ़ाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ऑटोमेटिकली जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो बढ़ेंगी। अभी हो सकता है ये वापस और कम थोड़ा सा कर दें, ₹20-25 आगे किसी हफ्ते में जाके, लेकिन उसके बाद ये ग्रेजुअली ₹5-7 बढ़ाते रहेंगे ताकि फील भी ना हो और अल्टीमेटली वो कीमतें फिर जो है बढ़ती भी चली जाएं और जो रेवेन्यू इन्होंने पेट्रोलियम लेवी से हासिल करना है वो मज़ीद जो है वो हासिल होता जाए। और मैं तो सच्ची बात है कि इस हुकूमत को सस्ता पेट्रोल देने का क्रेडिट तब दूंगी जब ये 150 से नीचे लेकर आएंगे। उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब के दौर में ₹150 फ़ी लीटर तेल की कीमत थी और ये लोग उस वक्त बहुत मातम करते थे कि जनाब पेट्रोल बहुत महंगा है और आम आदमी कैसे जिए। तो अब आप अगर हमें कहें कि ₹250 पे या ₹300 पर हम खुशियां मनाएं और शुक्रिया अदा करें तो फिर तो बात नहीं बनती भाई। शुक्रिया तो हम ज़रूर अदा करेंगे, लेकिन आपको फिर 150 से नीचे लानी होगी पेट्रोल की प्राइस, फिर मानेंगे कि जनाब अब आपने वाकई इमरान खान से के दौर से भी कम कीमत करके दिखा दी है। तो बहरहाल जनाब चलिए वो भी आप छोड़िए, 150 भी छोड़िए, क्योंकि ज़ाहिर है वक्त के साथ और चीज़ें महंगी होती हैं। तो हम आपको ₹200 तक भी अगर आप कर दें तो बड़ी बात है, फिर भी हम मान लें कि हाँ भाई आपने पेट्रोलियम प्राइस जो थे वो कम कर दिए। लेकिन अभी तो आप जो अपना आपका टारगेट था उसके भी आसपास नहीं आ पाए, बल्कि आपने सिर्फ आधा जो रिलीफ है वो आवाम को पहुंचाया है। बहरहाल ₹74 कमी ज़रूर हुई है और उस पर पॉलिटिकल एडवांटेज तो ज़रूर लेगी PMLN। अब वो कितना अरसा ले सकती है वो भी देख लेते हैं। लेकिन बात सिर्फ पेट्रोलियम प्राइस की तो है नहीं, क्योंकि जब पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं तो उसके बाद हर चीज़ की कीमत में इजाफा कर दिया जाता है। लेकिन जब पेट्रोलियम प्राइस वापस कम अगर हो भी जाएं थोड़े बहुत, तो उसके बाद जो पहले कीमतें बाकी चीज़ों की बढ़ी होती हैं वो हमें वापस आती नज़र नहीं आती, सॉरी टू से, लेकिन ये एक हकीकत है। तो आप अब पेट्रोल तो सिर्फ नहीं ज़ाहिर डलवा रहे होते, आपको बाकी भी जितनी चीज़ें चाहिए होती हैं उनकी भी कीमतों में अगर कमी नज़र आए तो फिर तो आपको फ़ायदा भी हो। मसला ये कि जो एक बार कीमत बढ़ जाती है वो फिर वापस हमें कम होती नज़र नहीं आ रही होती। तो इसलिए ये तो नहीं है कि जनाब अगर आपने सिर्फ पेट्रोल प्राइस कम कर दिए तो आवाम की ज़िंदगी आसान हो गई है। मसला ये कि बाकी जो मईशत के प्रॉब्लम्स हैं वो अपनी जगह ही बरकरार हैं। और सबसे बड़ा मसला ये है कि आप चीज़ें बेशक कीमतें कम भी कर दें, लेकिन अगर आवाम की जेब में पैसा ही नहीं है कि वो कम कीमत की भी चीज़ ना ले सकें तो फिर उसके बाद क्या बाकी रह जाता है। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, सबसे बड़ा मसला ये है कि मईशत का पहिया चल नहीं रहा है, सबसे बड़ा मसला ये है कि कारोबार नहीं चल रहा है। तो इस वजह से चाहे कोई कीमत सस्ती है या महंगी है, कोई आप टैक्स ज़्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, लेकिन टैक्स ज़्यादा भी लोग देने में बोझ महसूस नहीं करते अगर वो उतना ज़्यादा कमा भी रहे हों।
अगर हर साल मेरी आमदन में इजाफा हो रहा है तो अगर मुझे टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ रहा हो तो कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अगर आमदन में इजाफा नहीं बल्कि कमी हो रही है और टैक्स जो है वो आप बढ़ा रहे हो तो फिर थोड़ा टैक्स देना भी इवन मुश्किल लग रहा होता है। तो बहरहाल जी, बाकी प्रॉब्लम्स तो अपनी जगह साथ साथ ही हैं, लेकिन ये थोड़ा रिलीफ ज़रूर मिला है आवाम को कि कम से कम 74 रुपये पेट्रोल प्राइस में कमी हो गई है। अब आ जाते हैं जी कि ये जो मसला शुरू हुआ था जिस मसले से, यानी कि जंग, उसका क्या एंड है। तो अभी तो हम यानी मुआहदा साइन होने की खुशियां मना रहे थे, अभी तो जिसको कहते हैं ना वो स्याही भी नहीं सूखी थी कि उसके बाद भी इजराइल की तरफ से लेबनान के ऊपर हमले जारी रहे, जिसके बाद हमने एकदम ये खौफनाक खबर सुनी कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को एक दफ़ा फिर बंद कर दिया गया है। पासदारान की तरफ से ये ऐलान किया गया कि हम दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद कर रहे हैं क्योंकि इजराइल मुआहदे की पासदारी नहीं कर रहा। और उसके बाद हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के भी जो बयानात हैं वो उल्टे सीधे आ ही रहे होते हैं। वो भी कभी कह रहे हैं कि हाँ हम भी 60 दिन देखेंगे कि ईरान क्या कर रहा है, ये है वो है, ब्ला ब्ला। तो उनकी तरफ से भी इस किस्म की अजीबोगरीब चीज़ें जो हैं वो आती रहती हैं। फिर ये भी खबर सुनने में आई कि जो बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू होने थे स्विट्ज़रलैंड में, वो भी फ़िलहाल मुअत्तल हो गए। यानी मकसद ये था कि जो अभी इब्तदाई जंगबंदी हुई है उसके बाद प्रॉपर डेलीगेशंस ने बैठकर मुज़ाकरात करने थे और मुख्तलिफ चीज़ों का हल निकालना था। लेकिन हुआ ये कि जनाब बाकी जो चीज़ें थी वो फ़िलहाल रुक गई और आगे जो यानी मज़ीद बढ़ने थे कुछ बातचीत के सिलसिले, वो वहीं रुक गए। तो इससे भी खदशात पैदा होना शुरू हो गए कि कहीं ये मुआहदा खटाई में तो नहीं पड़ गया, कहीं दोबारा से जंग की बादल तो नहीं मंडलाने लगे। और उसमें सबको पता है कि एक स्पॉइलर मौजूद है जो किसी सूरत नहीं चाहता कि अमन हो, क्योंकि अगर अमन हो जाएगा तो उसका तो वजूद ही खतरे में पड़ जाता है ना। वो तो है ही, वो तो अपनी एक ग्रेटर इसराइल का ख्वाब लेकर बैठा हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो इस बात को बाकायदा ओन किया है। उन्होंने अब जो नए स्टेटमेंट्स दी उसमें उन्होंने ये बातें की हैं कि इसराइल तो हमारी वजह से बचा हुआ है, अगर हम ना हो तो फिर इसराइल तो ख़त्म हो जाता। तो उन्हें भी इस चीज़ की रियलाइजेशन है कि इसराइल जितनी बदमाशी कर रहा है वो अमेरिका के बिहाफ पे कर रहा है। बहरहाल एक जो अच्छी चीज़ की है डोनाल्ड ट्रंप ने वो ये कि उन्होंने एक शटअप कॉल ज़रूर दी इसराइल को और बाद में उन्होंने अनाउंस भी किया कि जनाब हमने अब इसराइल को समझा दिया और इसराइल और लेबनान के दरमियान भी एक सीज़ फायर हो चुका है। तो अब थोड़ी सी जो यानी एक वो दोबारा से परेशानी शुरू हो गई थी कि दोबारा जंग शुरू ना हो जाए, तो उसमें किसी हद तक तो आप कह सकते हैं कि कमी हुई है। लेकिन बहरहाल मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो ये एक मसला मौजूद रहेगा कि किस हद तक जो है ये मुआहदे पे अमल दरामद होता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये भी ऐलान किया कि हम तो कोई पैसे नहीं दे रहे ईरान को। पहले एक कमिटमेंट कर आए हैं कि जी हम देंगे $300 अरब डॉलर, और अब पता चल रहा है कि जी हम नहीं दे रहे। तो वो उल्टे सीधे उनके बयानात हैं, इसकी वजह से खदशात तो बहरहाल मौजूद हैं कि इस मुआहदे का क्या मुस्तकबिल होगा। लेकिन वी जस्ट होप कि ये सर्वाइव करे मुआहदा, ना सिर्फ मुआहदा सर्वाइव करे बल्कि उसके बाद आगे जो मुज़ाकरात हैं दोनों ममालिक के दरमियान उनमें भी एक बेहतर पेशरफ्त हो, क्योंकि उसी से फिर आगे जो खित्ते की इकनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकती है। पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो सकता है और जो खित्ते के दीगर ममालिक हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो ये जी उसके हवाले से थी। अच्छा जी, अब ज़रा बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान की सियासत है उसके हवाले से क्या अहम चीज़ें हैं। एक तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में एक और आज़ाद मेंबर शामिल हो गया है। तो इस तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जो गिलगित में मेंबर्स की तादाद है वो 5 हो चुकी है गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के लिए। अच्छा, अब आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताएं कि ये जो पार्टी है गिलगित बल्तिस्तान में कोई अपना उम्मीदवार कामयाब नहीं करा सकी। अलीम खान साहब के किसी उम्मीदवार को कामयाबी नहीं मिली थी आम इंतखाबात में, और ये अपने आप में एक अनोखा कारनामा है कि एक ऐसी पार्टी जो आम इंतखाबात में एक भी सीट नहीं जीत सकी, उस पार्टी में 5 लोग आज़ाद शामिल हो गए, जो कभी नहीं हुआ। और एक और जो दिलचस्प बात है हुस्ने करिश्मा साज वाली, वो क्या है, वो ये है कि हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक रूल पढ़ा 2024 के इंतखाबात में कि जनाब आज़ाद उम्मीदवारों को कोई जो है वो मखसूस नशिस्त नहीं मिलेगी, भले वो किसी पार्टी में भी शामिल हो जाएं, और ऐसी पार्टी में शामिल अगर हुए जिसकी कौमी असम्बली में नुमाइंदगी नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार थे, जीतने के बाद उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का ऐलान किया था, और उसका मकसद ये था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल चूँकि एक रजिस्टर्ड जमात है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में,
तो उनके अंदर वो शामिल अगर होंगे तो उनको मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। लेकिन उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये था कि चूंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई पार्टी ने नशिस्त नहीं जीती है और उनकी कोई कौमी असम्बली में नुमाइंदगी नहीं है, तो लिहाजा वो तो एज पार्टी कौमी असम्बली में एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसलिए कोई मखसूस नशिस्त नहीं मिलेगी। लेकिन ये वाला फार्मूला जो है ये गिलगित बल्तिस्तान में अप्लाई नहीं हुआ। खबर ये आ रही है कि वहाँ का जो इलेक्शन कमीशन है उसने ये खुशखबरी सुना दी है, गिलगित बल्तिस्तान में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को मखसूस नशिस्तें भी मिलेंगी। वजह क्या है कि जनाब अगरचे उनकी भी कोई नुमाइंदगी मौजूद नहीं थी असम्बली में, लेकिन उनको मखसूस नशिस्त भी मिल जाएगी। लेकिन इधर पीटीआई को मखसूस नशिस्त नहीं मिली क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कोई नुमाइंदगी मौजूद नहीं थी। तो ये अब आप खुद समझ लें कि रूल्स कैसे बदल जाते हैं 1 मिनट के अंदर। कल मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये खबर भी सुनी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन जो बनाई गई थी ना परवेज़ खट्टक और महमूद खान वगैरह की, उसके कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो भी गए हैं और वो कबूल भी कर लिए हैं इलेक्शन कमीशन ने, और उनको एक जो है वो नोटिस भी जारी कर दिया कि भाई ठीक है आपका सब सीन ऑन है। अब आप मुझे बताइए कि किस वक्त जो है ऐसी कोई खबर आपकी नज़र से गुजरी कि कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने जा रहे हैं, किसने पार्टिसिपेट किया, किसने वोट किया, क्या उसका नतीजा था और क्या रिजल्ट था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उनको एक्सेप्ट भी कर लिया। 4 साल हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, 3-4 इलेक्शन वो बेचारे करवा बैठे हैं और हर इलेक्शन पे वो ऑब्जेक्शन लगा देते हैं कि नहीं जी आपने सही नहीं करवाए, और इस वजह से उनका निशान उनको वापस नहीं किया जा रहा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन जो अलहदा ग्रुप बना परवेज़ खट्टक साहब वाला, उन्होंने कब इलेक्शन कराए कब नहीं कराए किसी को कोई कानो कान खबर नहीं, लेकिन उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को। तो ये अब आप देख लें फनकारियाँ इनकी, यही वो हरकतें हैं जिसकी वजह से तमाम जो इदारे हैं वो अपनी साख खो चुके हैं। जब आप इदारों को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसके बाद यही होता है कि आप एक एग्जाम्पल किसी हवाले से किसी और तरह ट्रीट कर रहे हैं, किसी दूसरे तरीके से किसी और तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो फिर ये जो है अफसोसनाक पहलू है। इसी से इदारे कमज़ोर होते हैं और लोगों का एतमाद उठ जाता है कि इन इदारों की कोई साख नहीं, कोई वक़्त नहीं, कोई उसूल नहीं, कोई कानून नहीं, बस जिस तरफ का इशारा है उस तरफ इन्होंने चल पड़ना है। तो ये वाली सूरत हाल है। बहरहाल जी गिलगित बल्तिस्तान में ये खबर बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी के लिए कोई अच्छी नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को शायद हुकूमत तो मिल जाए, लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी या PMLN इन लोगों को इस तरह का एक मैंडेट दिया जाएगा कि जब चाहें गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत को अगर गिराना पड़े तो गिराया जा सके, ताकि उन्हें ये पता हो कि हमारे पास इतने मेंबर्स नहीं हैं कि अगर हमारे खिलाफ अदम एतमाद हो गया तो हम बचा सकें। तो सिंपल मेजॉरिटी किसी को भी नहीं दी जाएगी, ये एक बड़ी सिंपल सी बात है। आखिर में बात कर लेते हैं शिजा फातिमा साहिबा की, जो ख्वाजा आसिफ साहब की रिश्तेदार हैं और इन्होंने IT की मिनिस्टर हैं और इन्होंने एक बिल पास करवाया कौमी असम्बली से कि जनाब जितनी भी ये PTA वगैरह टाइप की कंपनियां हैं ये यानी अगर कोई टेलीकॉम कंपनियां या लिमिटेड कंपनियां जो हैं ये कहीं अगर कोई अपने टावर्स नस्ब करना चाहें, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक तनसीबात लगाना चाहें, तो वहाँ पर चाहे वो किसी की प्रॉपर्टी हो, ज़ाती प्राइवेट प्रॉपर्टी भी हो, तो उसको वो देनी पड़ेगी उनको, और अगर कोई इस बात से इनकार करेगा तो उसको 5 करोड़ रुपया जुर्माना भी होगा। तो ये बिल जो है कौमी असम्बली से पास भी हो गया खौफनाक किस्म का, और किसी को पता ही नहीं चला। अब ये इतने पढ़े लिखे लोग बैठे हुए, अंदाज़ा लगाएं आप कौमी असम्बली में, कि किसी ने पढ़ने का तरद्दुद भी नहीं किया कि भाई इस बिल में लिखा गया है, बस रबर स्टैम्प इसी को कहते हैं। आया बिल, ठक 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 सब ने पास कर दिया, पढ़ने की जहमत ही नहीं की कि इसमें लिखा क्या हुआ है। यानी आज मैं अपने घर में अगर बैठी हुई हूँ और कल को कोई आके मुझे कहे कि जी यहाँ पे हमने ये टावर नस्ब करना है, और मैं कहूँ कि जी मैंने अपना घर तो नहीं यहाँ से आपको देना इस काम के लिए, तो वो कहेंगे कि चलो जी फिर आप 5 करोड़ रुपया जुर्माना भी भरें। तो ये एक अजीब किस्म की गुंडागर्दी और बदमाशी पे मुश्तमिल जो है वो बिल है। बाद में ये बिल चूँकि सेनेट से भी पास होना था, तो जब ये सेनेट की कायमा कमेटी में गया तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी की जो सेनेटर हैं उन्होंने इस बिल के ऊपर जो है वो नज़र डाली, तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्या, इसमें तो बड़ा खौफनाक बिल है। उस पर फिर उन्होंने इस पर आवाज़ उठाई और फिर ऑनवर्ड्स मीडिया पे भी ये चीज़ें चली, रऊफ़ क्लास्टरा साहब के प्रोग्राम में और 1-2 प्रोग्राम्स में ये बात उठी, तो फिर ज़रा रौला शौला मचा। और बाद में शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में आई हुई थी डॉक्टर शिजा फातिमा, और इनसे कोई जवाब भी बन नहीं पड़ रहा था कि जी इस बिल के पीछे लॉजिक क्या थी।
मज़े की बात ये कि अभी तक भी नहीं पता कि ये इसमें क्या अब अमेंडमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। रौला तो काफ़ी मच गया है और सबने इनको काफ़ी शर्मिंदा भी किया है कि ये क्या तरीका है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं है कि इस पर हुकूमत का स्टांस है क्या। तो ये तो इन लोगों के हाल हैं और इस तरीके से इस मुल्क में कानून साजियाँ हो रही हैं। बहरहाल जी, मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।